दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 20 जून 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच सास बहू जैसी लड़ाई हो गई शुरू। भड़क उठी महामानव की फ्रेंड। ईरान से डील के बाद आज होगी सबसे बड़ी मुलाकात। न्यूक्लियर डील पर बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे। क्या ईरान से जंग ने खाली कर दिया अमेरिका का खजाना? पेंटागन ने अमेरिकी सीनेट से मांगी इतनी भारी भरकम रकम कि पता चल गया छुपाया गया नुकसान। दुनिया ने अमेरिका को बेबस और शिकस्त खाया हुआ मुल्क देखा। जंग रुकने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर के ऑफिस का बड़ा दावा। भारी तबाही के बाद इसराइल और हिजबुल्लाह में फिर हुआ नया सीज़फायर, मगर जुनूबी लेबनान पर कब्जे पर भड़क सकता है ईरान। और गजा में इसराइल ने तैनात की खतरनाक किलर क्रेन्स, कैमरों और मशीन गन्स से लैस क्रेनों से आम फलस्तीनियों पर बरसाई जा रही गोलियां। सबसे पहले सुनिए इंटरनेशनल खबरों में सास बहू जैसी कहानी, जिसमें मगरमच्छ पकड़ने वाले महामानव के दो दोस्त भिड़ गए हैं, ऐसा लगता है। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने डोनाल्ड ट्रंप पर खुलकर पलटवार कर दिया है और दोनों लीडर्स के बीच बढ़ता टकराव अब खुलकर सामने आने लगा है। दरअसल ट्रंप ने एक इंटरव्यू में अभी एक रोज पहले ये दावा किया था कि G7 समिट के दौरान जॉर्जिया मेलोनी ने उनके साथ फोटो खिंचवाने की भीख मांगी थी, मिन्नतें की थी कि बस प्लीज मेरे साथ एक फोटो खिंचवा लो। अब मेलोनी ने इसी दावे को पूरी तरह से झूठ बताते हुए, गप बताते हुए डोनाल्ड ट्रंप पर करारा जवाब रिलीज कर दिया है। मेलोनी ने कहा कि एक बात ट्रंप को याद रखनी चाहिए कि ना ही मैं और ना ही इटली कभी किसी के आगे भीख मांगते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप की बात पूरी तरह से मनगढ़ंत है और उन्हें हैरानी है कि ट्रंप ने ऐसा दावा किया। बचकाना। मेलोनी ने ट्रंप पर यह तंज भी कसा, सुनिएगा, ये तंज भी कसा कि वो मगरबी मुल्कों के पुराने दोस्तों के मुकाबले अपने नए दुश्मनों के साथ कहीं ज़्यादा नरमी से पेश आते हैं। दोस्तों, यहाँ मेलोनी ने ट्रंप की छील कर रख दी है। ये तंज ईरान का नाम लिए बिना किया गया। उधर इस पूरे मसले के बाद इटली के फॉरेन मिनिस्टर एंटोनियो तायानी ने भी अगले हफ्ते होने वाला अपना अमेरिकी दौरा रद्द कर दिया। ये बड़ी बात है। इससे साफ है कि ट्रंप के बयान के बाद दोनों मुल्कों के रिश्तों में नई तल्खी पैदा हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ ही दिन पहले G7 समिट के दौरान ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप और मेलानी के रिश्ते फिर से पटरी पर लौट रहे हैं, लेकिन अब एक बयान ने, महज एक बयान ने दोनों के बीच नया सियासी टकराव खड़ा कर दिया है। अब मिडिल ईस्ट से आज की सबसे बड़ी खबर सुनिए। डील के बाद आज अमेरिका और ईरान का डेलीगेशन पहली बार बड़ी मुलाकात करने जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग रोकने का समझौता हो चुका है, आप सब जानते हैं। अब बारी है उस सबसे मुश्किल मसले की जिस पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है, यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का। इसी सिलसिले में 20 जून की सुबह खबर आई कि दोनों मुल्क एक बार फिर बातचीत की मेज़ पर आमने सामने आने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के खास नुमाइंदे स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर बातचीत का पहला दौर शुरू होने की उम्मीद है। डोनाल्ड ट्रंप के दामाद, एक और एनवॉय जैरेड कुशनर, वो पहले ही स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं, माहौल बना रहे हैं। और अब खबर है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची भी आज 20 जून को वहां पहुंच सकते हैं। हालांकि रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है, कुछ रिपोर्ट्स में, कि अरागची का प्रोग्राम आखिरी वक्त पर बदल भी सकता है। दिलचस्प बात यह है कि ईरान चाहता है कि लेबनान में इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज़फायर पहले ज़मीन पर नज़र आए, नज़र आए, उसके बाद ही ईरान का डेलीगेशन बातचीत को आगे बढ़ाएगा। यानी एक बार फिर लेबनान का मसला इस पूरी डील की सबसे अहम कड़ी बन गया है। उधर कतर के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी भी स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं और वही इस बातचीत में मीडिएटर का रोल निभाएंगे। तो आप बातचीत का लेवल इसी बात से समझ लीजिए। याद रहे कि ये मीटिंग जुमे को शुरू होनी थी, लेकिन लॉजिस्टिक वजहों से अमेरिका की तरफ से उसे टाल दिया गया था। पहले अमेरिका की तरफ से JD वैंस का दौरा रद्द हुआ, फिर ईरान ने भी अपने सफ़र का प्रोग्राम आगे बढ़ा दिया। यानी जंग रुकने के बाद असली इम्तिहान आज शुरू होने जा रहा है। अगले 60 दिनों में न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान पर लगे सैंक्शंस, फ्रीज एसेट्स और बाकी मुश्किल मसलों पर भी बात होगी। अगर ये बातचीत कामयाब रहती है तो मिडिल ईस्ट में एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है, लेकिन अगर लेबनान में फिर टेंशन बढ़े तो वही मसला इस पूरी डील
اور ان बात चीतों को एक बार फिर पटरी से उतार सकता है। अब एक अलग खबर सुनिए जो आपको बताएगी कि मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका ने क्या कुछ खो दिया है। ईरान ने अमेरिका का बंटा धार कर डाला है। ईरान के खिलाफ जंग का बिल बहुत भारी निकला है। अब खुद पेंटागन ने $80 बिलियन की मदद मांगी है, जो ये बताता है कि असली नुकसान अब तक छुपाया जा रहा था, कम करके बताया जा रहा था। 19 जून की रात आई इस खबर और ईरान से आई अगली खबर को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि ये सीज़ फायर क्यों हुआ है। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच जंग तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब इस जंग का सबसे बड़ा झटका अमेरिका के ख़जाने को लगता दिखाई दे रहा है। ईरान का जो नुकसान हुआ है उसकी कोई भरपाई नहीं है, वो हो चुका है, लेकिन अमेरिका का नुकसान छुपाया जा रहा था। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने अमरीकी सेनेटर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स से ये कहा है कि उसे करीब $80 बिलियन की ज़रूरत पड़ेगी ताकि ईरान की जंग का खर्च और बाकी कई सरकारी बिल पूरे किए जा सके। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी स्टीफन फाइनबर्ग ने इस हफ्ते अमरीकी सेनेटर्स और रिप्रेजेंटेटिव से फ़ोन पर बात करते हुए बताया कि डिफेंस डिपार्टमेंट को एडिशनल फंड चाहिए। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि आने वाले कुछ दिनों में वाइट हाउस कांग्रेस के सामने, अमेरिकी पार्लियामेंट के सामने एक बड़ा सप्लीमेंट्री फंडिंग पैकेज रख सकता है। इसमें पेंटागन के अलावा फार्म रिलीफ, डिज़ास्टर रिलीफ और दूसरे सरकारी खर्च भी शामिल होंगे। याद रहे कि इससे पहले पेंटागन के एक ऑफिशियल ने यह बताया था कि सिर्फ ईरान के खिलाफ जंग पर ही अमेरिका का करीब $25 बिलियन खर्च हुआ है। अब अगर $80 बिलियन का ये नया पैकेज मंजूर हो जाता है तो साफ है कि जंग का फाइनेंशियल बोझ पहले के अंदाज़ों से और बताई गई बातों से कहीं ज़्यादा बड़ा निकल रहा है। यानी जंग भले ही रुक गई हो, लेकिन उसका बिल अभी भी बढ़ता जा रहा है। अब नज़र इस बात पर रहेगी कि अमेरिकी कांग्रेस इस भारी भरकम फंड को मंजूरी देती है या नहीं। अब ये है वो दूसरी खबर जिसे आपने ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये मुश्तबा खामनेई की दफ्तर की तरफ से आए वो दावे हैं जो बहुत कुछ बताते हैं। अमेरिका और इसराइल के साथ हुई जंग ख़त्म होने के बाद अब ईरान के बड़े लीडर्स लगातार इसे अपनी जीत बता रहे हैं। अब ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइज़र मोहसिन रज़ाई ने भी बड़ा दावा करते हुए कहा है कि इस जंग ने दुनिया के सामने अमेरिका की असली ताकत दिखा दी है। मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ जंग तो शुरू कर दी थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे हालात उनके कंट्रोल से बाहर निकलते चले गए। रज़ाई ने दावा किया कि जंग के 15वें दिन तक अमेरिका और इसराइल को यह एहसास हो गया था कि अब हालात उनके हाथों से निकल रहे हैं, हालात उनके हाथ में नहीं रहे। उनके मुताबिक इस जंग का सबसे बड़ा नतीजा ये निकला कि दुनिया ने अमेरिका को एक बेबस, शिकस्त खाया हुआ और जुर्म करने वाले मुल्क के तौर पर देखा। मोहसिन रज़ाई ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि जंग ख़त्म होने के बाद अमेरिका पहले के मुकाबले ज़्यादा कमज़ोर पोजीशन में नज़र आ रहा है। यानी ईरान के बड़े लीडर्स का दावा है कि इस जंग में सिर्फ मिलिट्री मोर्चे पर ही नहीं बल्कि सियासी और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी अमेरिका और इसराइल को बड़ा नुकसान हुआ है, उनकी इमेज को डेंट पहुंचा है। फ़िलहाल दोस्तों, अब दोनों तरफ से बयानबाजी का दौर तेज़ हो गया है और हर पार्टी अपनी अपनी कामयाबी और दूसरे की हार का दावा कर रही है। वैसे जो नुकसान सुपर पावर के भोकाल का हुआ उससे दुनिया का कोई कम काबिलियत रखने वाला इंसान भी इनकार नहीं कर सकता। अफ़गानिस्तान के बाद ईरान ने भी दुनिया को ये दिखा दिया है कि अमेरिका से मुकाबला किया जा सकता है। बढ़ते आगे, अब ईरान की असली टेंशन अमेरिका नहीं है बल्कि इसराइल बनता जा रहा है। अमेरिका के साथ जंग रोकने की डील हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इसराइल लेबनान पर हमले रोकने को तैयार नहीं है। रुक गए हैं, लेकिन कब शुरू हो जाए पता नहीं चलेगा। रुक क्यों गए बताता हूँ। लेबनान वो जगह बनता दिखाई दे रहा है जहाँ से कभी भी नई जंग भड़क सकती है। दिलचस्प बात यह है कि इस बीच खबरें आई कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के बाद इसराइल और हिजबुल्लाह सीज़ फायर पर जुमे को 19 जून को राज़ी हो गए और हो भी गया दोपहर को, वहाँ की दोपहर। लेकिन 20 जून की सुबह होते फिर रिपोर्ट्स आने लगी कि इसराइल ने लेबनान पर नए हमले कर दिए। हालांकि ये छोटी मोटी खबरें हैं। यही वजह है कि ईरान अब खुलकर अमेरिका को भी वार्निंग दे रहा है कि यार समझाओ। आइए समझते हैं 20 जून की ये खबरें क्या कह रही हैं। ईरान के, जो मैं आपको लेटेस्ट अपडेट वो बता रहा हूँ, ईरान की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सईद खतीबजादे ने यह कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ डिप्लोमेसी आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन अब जिम्मेदारी अमेरिका की है कि वो इसराइल से MOU की शर्तों पर अमल करवाए और लेबनान पर हमले रुकवाए।
उनके मुताबिक अगर अमेरिका ये नहीं कर पाता तो फिर समझौते पर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। यानी ईरान ने लेबनान के लिए समझौते के टूटने की तरफ सिग्नल दे दिया है। उधर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने भी साफ कहा है कि अमेरिका ने इस समझौते में ये जिम्मेदारी ली है कि लेबनान समेत तमाम मोर्चों पर जंग रुके। इसीलिए अब अमेरिका को सिर्फ बातें नहीं बल्कि ज़मीन पर नतीजे भी दिखाने होंगे। इसी बीच रॉयटर्स ने एक अमेरिकी ऑफिशियल के हवाले से दावा किया कि इसराइल और हिजबुल्लाह एक नए सीज़ फायर पर राज़ी हो गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस दावे के बावजूद लेबनान में हमलों की खबरें आती रहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 20 जून की शुरुआत तक इसराइली हमलों में कम से कम 47 लोग मारे गए और 97 से ज़्यादा जख्मी हुए, जबकि हिजबुल्लाह के जवाबी हमलों में कल ही हमने आपको बताया था कि 4 इसराइली फौजी एक साथ एक टैंक के साथ उड़ गए, उनकी जान चली गई। यानी तस्वीर बिल्कुल साफ है, अमेरिका और ईरान के बीच डील हो चुकी है। लेकिन अगर लेबनान में इसराइल के हमले नहीं रुकते तो यही मसला पूरे समझौते के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन सकता है। ईरान का साफ कहना है कि अब अमेरिका को साबित करना होगा कि वो अपनी बात मनवा सकता है या नहीं, वरना इसराइल की कारगुजारियां कभी भी इस पूरी डील को पटरी से उतार सकती हैं। यानी इसराइल अब मिडिल ईस्ट में जंग के बादल का दूसरा नाम बन गया है जो लगातार मंडराया जा रहा है। दोस्तों, अब गज़ा की किलर क्रेन्स की खबर सुनिए। यह अपने तरह की पहली खबर है जो चौंकाती है। गज़ा में इसराइल ने अब जंग का एक और खौफनाक तरीका अपना लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने गज़ा के अंदर करीब 23 मिलिट्री क्रेन्स तैनात कर दिए हैं, लंबी लंबी ऊंची ऊंची क्रेन्स, और कहा गया है कि 23 मिलिट्री क्रेन्स जो तैनात कर दी गई हैं, इन्हें मशीन गन और कैमरों से लैस किया गया है। फ़लस्तीनी ह्यूमन राइट्स सेंटर का दावा है कि इन क्रेनों का इस्तेमाल सिर्फ निगरानी के लिए नहीं बल्कि आम फ़लस्तीनी लोगों पर गोलियां चलाने के लिए भी किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन क्रेनों से कई सिविलियन इलाकों पर फायरिंग की गई, जिसमें लोगों की मौतें भी हुई और कई लोग ज़ख्मी भी हुए। इनमें से कुछ क्रेन रिमोट से चलाई जाती हैं और लगातार गज़ा की आबादी पर नज़र रखती हैं। फ़लस्तीनी ह्यूमन राइट्स सेंटर का कहना है कि ये सिर्फ एक मिलिट्री सिस्टम नहीं बल्कि ऐसा तरीक़ा है जिसके ज़रिए गज़ा के लोगों की ज़िंदगी और भी मुश्किल और भी मुहाल बनाई जा रही है, ताकि उन्हें बार बार अपने घर छोड़ने पर मजबूर किया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी क्रेन्स उस सो कॉल्ड येलो लाइन के पीछे 23 अलग अलग जगहों पर लगाई गई हैं, जहां से इसराइली फोर्सेस गज़ा के अंदर मौजूद इलाकों की निगरानी भी कर रही हैं और फायरिंग भी। फ़िलहाल ये थी कुछ खबरें जो आपके सामने रखनी थी। खबरें कई थी जो हम रख सकते थे, लेकिन चूँकि इंटरनेट का पहाड़ों में मसला होता है और आज हम वापस लौट रहे हैं घर को, तो आपको वीडियो कल से मिलेंगे और कुछ दिन में फिर पूरा सिस्टम सही हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।